प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी तक की सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हमने की है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इनके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले तो सबके डिफरेंट मतलब डिफरेंट ही हैं, लेकिन फिर भी उनकी डेरिवेशन, उनकी फिगर्स कहीं ना कहीं आपस में काफ़ी रिलेट करते हैं। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जब पहले कर लेते हैं तो हमारे लिए एक्टिविटी रेशियोज थोड़ी और इजी हो जाती हैं हैंडल करनी, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पहले कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के नाम से पता लग रहा है हमें कि these ratios shows how profits are earned and what is the analysis, what is the trend of profit। अगर मान लो मैंने ये बोला कि मैं पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुए दैट मैटर्स, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम इनको बेटर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब इन रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है एक, हम उसकी बात करते हैं। नेट सेल्स होती हैं। नेट सेल्स का मतलब क्या हुआ? नेट सेल्स का मतलब हुआ कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या इसे हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न इनवर्ड्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट सेल्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो नेट सेल्स हो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो एक ही बात है। इसमें से हमने लेस किया COGS, तो हमें मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब COGS क्या है, फुल फॉर्म क्या है COGS की? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक ही बात है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो दिस इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा हो, दिस इज वन एंड सेम थिंग। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। अगेन नेट परचेजेस का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ नेट परचेजेस का मतलब? बिल्कुल, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? जैसे कि वेजेस हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, फ्रेट हो गया, ठीक है ना, ये सब, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। और ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब, और सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन। ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, ठीक है। इसमें से लेस किया
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सब। तो जो भी फाइनेंस कॉस्ट है या हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। या कोई भी इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ है, तो ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारे लिए है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिन्हें हम अदर इनकम भी कह सकते हैं। इससे हमें मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने लेस कर दिया टैक्स, हमें मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थी 11th में, उसी की एक स्टेटमेंट फॉर्म है। तुम देखो, उसी की स्टेटमेंट फॉर्म है। वो जो तुमने फाइनल अकाउंट्स किए थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी की एक हमारी थोड़ी सी स्टेटमेंट फॉर्म है और एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यहीं तक हम करेंगे, होती इसकी भी आ गया है, लेकिन अभी हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। हमारी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड है। इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने कहा सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट। हमने कहा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब सेल्स, अब COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दोनों को ऐड कर दिया, तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो, ये हमने COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। तो 2 स्टेप में माइनस करने के साथ हमने एक ही स्टेप में माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया। इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग इन 2 स्टेप्स, हमने एक ही स्टेप में माइनस कर दिया। इसके बजाय हम ये भी कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब हमारे जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, दोनों को मिला के हमारे बन गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सब हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, ये हमें जब हम क्वेश्चन करते हैं एंड एवरी टाइम वी राइट फॉर्मूला, ये सारे रिलेशनशिप्स हमें एकदम क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? ये बेसिक्स हैं। अगर ये बेसिक्स सारे तुम्हें क्लियर हो जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज तो हो गई, कुछ नहीं है फिर उसमें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितनी भी होती हैं, ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज
आर गुड व्हेन हाई, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो, एक्सेप्ट ऑपरेटिंग रेशो। एक ऑपरेटिंग रेशो को छोड़ दो तो जितनी भी रेशोज हैं वो जितनी हाई होंगी उतनी ही अच्छी होंगी। सिर्फ एक ऑपरेटिंग रेशो है जो जितनी लो होगी उतनी अच्छी होगी। समझे? क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन करो। तो अब ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास आता है फर्स्ट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सारे रेशोज में फॉर्मूला भी इसमें सेम रहेगा। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो आसान है सारे फॉर्मूले लर्न करने, तीनों में सेम चीज़ आ रही है। अब ये तीनों में ही जितनी रेशो ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। अब अगर हम फोर्थ रेशो करें दैट इज़ ऑपरेटिंग रेशो। दैट इज़, अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट से आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ये जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा। ठीक है। और एक और चीज़ आती है कि जो हमारी ऑपरेटिंग रेशो है और जो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। ये सारे आंसर्स हमारे परसेंटेज में आते हैं। ये सब आंसर्स हमारे परसेंटेज में आ रहे हैं। ठीक है। सब क्योंकि इंटू 100 कर रहे हैं ना, सबको इंटू 100 कर रहे हैं ना हम, तो सारे परसेंटेज में आते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये MCQs में आ गया। अगर मान लो ऑपरेटिंग रेशो 20% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% होगा। ठीक है, गॉट इट। फिर फिफ्थ रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसे हम कहते हैं, ये होती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपॉन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, ठीक है, सब परसेंटेज में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी बची इसमें? हो गई सारी। ठीक है, नोट डाउन कर। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्टिविटी या जिन्हें हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। टर्नओवर वर्ड का मतलब होता है सेल्स। इसमें मोस्ट ऑफ द रेशियोज आपके सेल्स पर ही बेस्ड हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट रेशियो है डेटर्स टर्नओवर। डेटर कब होते हैं? डेटर्स टर्नओवर रेशियो को हम ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कहें या डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहें,
ठीक है। जनरली ट्रेड रिसीवेबल्स एक ब्रॉडर टर्म है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब हो गया डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ, तो दिस इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, और हमारा आंसर आता है टाइम्स में। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हाँ, सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स रिटर्न नहीं लेनी हमें, जो सिर्फ क्रेडिट सेल्स में से रिटर्न हो रही है बस वही लेनी है, ठीक है। और एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे एवरेज डेटर्स हैं प्लस जो हमारे एवरेज बिल्स रिसीवेबल हैं। और एवरेज मतलब, एवरेज वर्ड का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस अपॉन 2। तो जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने में ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शुड नॉट कंसिडर्ड, ठीक है ना, नहीं कंसिडर होने। जो भी हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं वो नहीं कंसिडर होंगे, मतलब हम गुड डेब्ट से लेते हैं, प्रोविजन को नहीं हटाते, प्रोविजन से पहले वाले डेटर से लेते हैं, ठीक है। इफ ओपनिंग बैलेंसेस आर नॉट गिवन, अगर कुछ ऐसा है तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो एवरेज ना होके ये फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स हो जाता है सिर्फ, ये नहीं कि ओपनिंग को 0 ले लो, ठीक है। फिर इसी से एक डिराइव्ड फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये इसी से डिराइव्ड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब मान लो 12 है तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, तो हमारा आंसर मंथ्स में आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे कि मंथ्स में आंसर आए। बट अगर वो ही कहते हैं कि 365 या 360 डेज भी ले लोगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, तो आंसर डेज में आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहती है कि 360 लें या 365 लें, 364 लें, कितने लें। तो ऐसे में आप लोगों को या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने डेज कंसिडर करने हैं, नहीं भी गिवन तो आपको जो कैलकुलेशन के लिए बेस्ट पड़ता है ना वो ले लो और अपना मेंशन कर दो कि इट इज़ अज्यूम दैट दीज डेज आर इन अ ईयर। 365 360, ऐसे ही 48 या 52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ये आंसर होगा तो ये वीक्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वही कंफ्यूजन है, हम 48 लें या 52 लें, तो ऐसे में या तो क्वेश्चन में गिवन होगा और नहीं तो आप अपनी एजम्पशन लिख दो। इसीलिए हमारे लिए ये बेस्ट होता है क्योंकि इसमें मंथ्स में तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों को हम अपनी मर्जी से तो अवॉइड ही करते हैं। दिस इज द बेस्ट, ठीक है, समझ में आया। चलो नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। तो जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशो थी वैसे ही आए। गुड आफ्टरनून। कार्तिक तो आया नहीं, कार्तिक तो आया।
हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आती है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू डेटर्स टर्नओवर रेशो ही है। इसे हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। उसमें नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन क्या था? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें होगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज, और इसका जो आंसर आता है, जितने भी टर्नओवर रेशोज है उनका आंसर टाइम्स में आता है। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा। एवरेज पेबल्स का मतलब क्या हुआ? एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज बिल्स पेबल। और एवरेज का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। और सेम, अगर प्रोविजन दिया हुआ है तो उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगर हमें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए हैं तो हम एवरेज नहीं निकालेंगे, हम सिंपल पेबल्स डाल देंगे। और सेम पैटर्न पे एवरेज पेबल पीरियड, जैसे डेटर्स में आता था एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें आएगा एवरेज पेबल पीरियड। वही 12 मंथ्स ले लो, 365 ले लो, 48 ले लो, और नीचे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। तो आंसर आपका या तो डेज में आएगा या तो मंथ्स में आएगा या डेज में आएगा और या वीक्स में आएगा। एकदम सिमिलर पैटर्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्वेंट्री या स्टॉक। टर्नओवर रेशो, या तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो एक ही बात है। ठीक है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। हमेशा ध्यान रखना टर्नओवर रेशोज में भी डेटर्स टर्नओवर रेशो जितनी हाई होगी उतना अच्छा होगा, मतलब उतना इजीली हम कलेक्ट कर पा रहे हैं अपने डेटर से पैसा। नेट पेबल्स रेशो भी हमारी जितनी हमारे पास पेबल रेशो है नहीं कि हम रेगुलरली उनकी पेमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई होने का मतलब है हमारा स्टॉक बहुत जल्दी कन्वर्ट हो रहा है सेल्स में। तो जब भी डेटर्स टर्नओवर रेशियो है तो वो डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्टॉक हमारा सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्जन मतलब उनका बहुत जल्दी हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक अगेन टाइम्स में आएगी, और एवरेज स्टॉक का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब इसके बाद जितनी भी रेशियोज होती हैं, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो है, अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, सब में फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन फिक्स्ड असेट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अगर आपका आ जाए कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, कोई भी रेशियो बना के बोल सकते हैं, कोई भी, ये नहीं सोच सकते आपके सिलेबस में नहीं है, कोई भी रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड, कोई भी टर्न, यानी कि कोई भी रेशियो को टर्नओवर के रिलेशन में डाल देना है, सिंपल। अब इसमें इफ there is no chance to calculate revenue from operations, only then cost of goods sold should be replaced.
सिर्फ एक यही रीज़न हो सकता है कि आपको दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में कोई तरीका ही नहीं है कि RFO निकाल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हैं। सिर्फ तभी एक चांस है कि हाँ चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ले लो, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑलवेज अ सेकेंड ऑप्शन। अगर किसी भी तरह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम निकाल सकते हैं तो हमें वही कंसिडर करना है, ठीक है, समझे? तो अब ये आपकी सारी रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, प्रैक्टिस बाकी है, ठीक है? तो प्रैक्टिस साथ साथ अभी करनी है, पहले ही नोट डाउन करो। इलिस्ट्रेशन 136 बोल रहे हो ना तुम? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या देखोगे? अपना काम कर लो। हाँ, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें दिए 25%। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100 इज 25%। इसके इंटरप्रिटेशन ये हुई कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है? ये इंटरप्रिटेशन है। कैश सेल्स $2 लाख है, क्रेडिट सेल्स 90% ऑफ टोटल सेल्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 है। हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, राइट? यही हो रहा है ना? अगर क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स की 90% है तो इसका मतलब कैश सेल्स 10% ऑफ टोटल सेल्स हो गई, ठीक है? तो इसका मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल टू 2 लाख upon 10 into 100. Simple unitary method. If 10% is equivalent to 2 lakh, then 100% is equal to what? Simple. If 10% की वैल्यू 2 लाख रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 20 lakhs. मैं तो ऐसे जब दिया RFO को x लेके x इक्वल्स टू, हाँ कर सकते हो, तुम x लेके भी कर सकते हो, पर इतना लंबा करना क्यों है? मतलब x लेके कर सकते हो, टोटल सेल्स को x ले लिया, फिर ये बड़े बहुत लंबी कहानी, इतनी लंबी कहानी करनी क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई ज़्यादा नंबर मिल जाने हैं, बट गलत नहीं है वो भी। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे x लेके एज्यूम करके करोगे तो कुछ गलत होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है? अब नेट प्रॉफिट के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये आ गई। दूसरी, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ 20 lakhs 5 lakh। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 20,000 480। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, ठीक है ना? नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100 कितना आ गया? 40402020 24%। आसान ही था वैसे तो, निकल गई। पता नहीं क्यों नहीं आया हमें। नया नया ना, थोड़ा टाइम लगेगा। आसान चीज़ भी है ना, वो टफ करते करते थोड़ा ऐसे हालत हो गई, शेयर्स करते करते कि ऐसा लग रहा है तो आसान भी कुछ हो सकता है क्या? थोड़ी एक्सेप्टेंस में दिक्कत आ रही है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है? Thank you.